चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी जमीन के इतिहास को समझने का सफर जिसकी अपनी पहचान की खोज सदियों तक चली। जी हां, ये कहानी है झारखंड की। इस कहानी की शुरुआत होती है एक नाम से, पुंड्र। प्राचीन ऐतरेय ब्राह्मण में इस इलाके को इसी नाम से जाना गया। कह सकते हैं ये इस धरती का पहला दर्ज नाम था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इसके बाद ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है कीकट प्रदेश के तौर पर, मानो एक ऐसी जगह जिसकी पहचान लगातार बदल रही थी। फिर वक्त आगे बढ़ा, हम मध्यकाल में पहुंचे और अब मुगल दस्तावेजों में, जैसे कि अकबरनामा में, ये इलाका कोकरा के नाम से जाना जाने लगा। और फिर आया ब्रिटिश काल। इस दौर में से एक नया नाम मिला, एक ऐसा नाम जो शायद हम सब के लिए सबसे ज्यादा जाना पहचाना है, छोटा नागपुर। तो पुंड्र, कीकट, कोकरा, छोटा नागपुर, इतने सारे नाम। सवाल तो उठता है कि आखिर एक ही जमीन को इतने अलग अलग नाम कैसे और क्यों मिले। बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। एक स्थायी नाम और अपनी पहचान की तलाश की कहानी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ऋग्वेद का कीकट, महाभारत का पुंडरिक देश और फिर अकबरनामा का कोकरा। हर नाम अपने आप में एक अलग जमाना, एक अलग नजरिया समेटे हुए है। ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये इस इलाके के बदलते हुए ऐतिहासिक लैंडस्केप का एक नक्शा है। लेकिन झारखंड का इतिहास सिर्फ इन नामों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक या भौगोलिक इकाई नहीं थी। असल में ये प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र था। कोई बाहरी इलाका नहीं, बल्कि एक कोड सेंटर। और इसकी गहराई का अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है। जरा सोचिए, 24 जैन तीर्थंकरों में से 20, जी हां, 20 तीर्थंकरों ने इसी धरती पर, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया। इसी को सम्मेद शिखर भी कहते हैं। ये आंकड़ा जैन धर्म में इस जगह के गहरे आध्यात्मिक महत्व को एकदम साफ कर देता है। और बात सिर्फ जैन धर्म तक ही सीमित नहीं थी। चतरा जिले में जो ईंटखोरी का इलाका है, वो बौद्ध धर्म का भी एक बहुत बड़ा सेंटर था। वहां से बड़े बड़े मठ और अवशेष मिले हैं। तो कुल मिलाके बात यह है कि ये जमीन हमेशा से एक तरह का आध्यात्मिक चुंबक, एक स्पिरिचुअल मैग्नेट रही है। तो एक तरफ ये गहरी आध्यात्मिक पहचान बन रही थी और इसके साथ साथ इस इलाके ने अपनी एक राजनीतिक पहचान भी बनानी शुरू कर दी। ये वो दौर था जब यहां स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ और यही इस पहचान की पहली बड़ी और मुखर आवाज थी। यहां मुंडा राज की स्थापना हुई। फिर आया नागवंशी राजवंश, जिसके संस्थापक फणिमुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। पलामू में चेरो वंश का राज रहा, रामगढ़ राज्य बना। ये सब वो स्थानीय ताकतें थीं जिन्होंने सदियों तक इस इलाके को अपना आकार दिया और एक मजबूत लोकल आइडेंटिटी बनाई। लेकिन जैसे जैसे ये स्थानीय पहचान मजबूत हो रही थी, बड़े बड़े और शक्तिशाली बाहरी साम्राज्यों की नज़र इस इलाके पर पड़ने लगी और यहीं से शुरू हुआ कंट्रोल के लिए एक नया संघर्ष। और दिलचस्प बात यह है कि यहां एक बार फिर से वही नामों वाली कहानी सामने आती है। मौर्य साम्राज्य ने इसे अपनी नजरों से देखा और नाम दिया कुक्कुट देश। फिर गुप्त साम्राज्य ने इसे कहा मुरंड देश। ये सिर्फ नाम नहीं बदल रहे थे, ये इस बात का सबूत है कि कैसे बाहरी ताकतें अपनी नजर से, अपने हिसाब से इस जमीन की पहचान को गढ़ने की कोशिश कर रही थीं। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प किस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है नागवंशी राजा दुर्जनसाल की। एक ऐसा राजा जिसका एक अनोखा हुनर उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। हुआ ये कि सम्राट जहांगीर ने उन्हें ग्वालियर के किले में 12 साल तक कैद रखा। लेकिन फिर एक दिन मुगल दरबार में असली और नकली हीरे में फर्क करने की जरूरत आन पड़ी और तब याद आई राजा दुर्जनसाल की। उनकी महारत ने, उनकी एक्सपर्टीज ने न सिर्फ उन्हें कैद से आजादी दिलाई, बल्कि जहांगीर ने खुश होकर उन्हें शाह की उपाधि भी दी। ये छोटा सा किस्सा इस इलाके के अनोखेपन और यहाँ के संसाधनों की कहानी कहता है। और फिर साल 1767 में इतिहास ने एक और करवट ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंहभूम के रास्ते इस धरती पर अपने कदम रखे। ये बाहरी शासन का एक बिल्कुल नया अध्याय था, एक ऐसा अध्याय जो आगे चलकर एक बहुत बड़े और संगठित विरोध को जन्म देने वाला था। तो अब हम इस लंबे सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये वो दौर है, ये झारखंड के लिए वो लड़ाई है जिसने आखिरकार इसे एक औपचारिक और मान्यता प्राप्त पहचान दिलाई। देश की आज़ादी की बड़ी लड़ाई में भी इस इलाके की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 53rd सेशन यहीं रामगढ़ में हुआ था।
और ये जानना जरूरी है कि ये इस धरती पर हुआ कांग्रेस का पहला और आखिरी यानी एकमात्र अधिवेशन था। ये बात इसके राष्ट्रीय महत्व को साफ साफ दिखाती। और एक अलग राज्य की पहचान की लड़ाई दशकों तक चली। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, बल्कि ये एक लंबा, संगठित और लगातार चले संघर्ष की कहानी है। 1912 में जे बार्थोलोमन ने एक छात्र आंदोलन से इसकी नींव रखी। फिर 1938 में आदिवासी महासभा बनी। 1950 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी बनाई और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा। हर एक कदम एक अलग राज्य के सपने को हकीकत के और करीब लाता गया। और फिर वो दिन आया, 15 नवंबर साल 2000। एक नाम की वो सदियों लंबी खोज पूरी हुई। झारखंड को आखिरकार एक अलग राज्य के तौर पर अपनी पहचान मिल गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। तो अब सवाल ये है कि जिस राज्य के इतने गहरे और पेचीदा अतीत को हमने आज समझा है, उसके इतिहास के अगले पन्ने पर क्या लिखा जाएगा।